सीक्वल ही है हमारा, तो सीक्वल के साथ काम करेंगे। अब सीक्वल कैसे ओपन कर सकते हो? सबसे पहले तो आपका जो ज़ैम्प है, जहाँ पे हमारा ज़ैम्प कंट्रोल था, माई सीक्वल आपका स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये स्टार्ट नहीं है, तो आपका सीक्वल नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने करना क्या है, अपने ब्राउज़र पे आओ, यहाँ पर आकर आप लिखोगे अपने सीक्वल को ओपन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश php my admin, ठीक है? ये भी एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ होता है हमारे ज़ैम्प के अंदर, जिससे आप अपना जो है डेटाबेस एक्सेस कर सकते हो। लोकल होस्ट स्लैश php my admin लिखना है, एंटर करोगे तो आपका जो ज़ैम्प है वो ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है जी? इतना आपने करना है, सीक्वल आपका ओपन हो जाएगा, आपका ये जो सीक्वल है वो आ गया। ज़ूम ज़्यादा किया हुआ था, दिस इज़ योर सीक्वल, माय सीक्वल है, डेटाबेस है हमारा। अब आप चाहो तो आप इसको ज़ैम्प से भी ओपन कर सकते हो, कैसे? जहाँ पे ज़ैम्प स्टॉप है उसके साथ देखो क्या लिखा हुआ है, एडमिन। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो इसने भी क्या किया, लोकलहोस्ट php माय एडमिन ओपन करके हमें दे दिया। तो अब सबसे पहले इसमें हमें समझना है कि इसमें चीज़ें क्या-क्या हैं। तो इसमें हमारे ये सारे डेटाबेसेस पड़े हुए हैं। डेटाबेस तुम्हें पता है, जैसे नोड में क्या होता था, आप बोलते हो कलेक्शन डॉक्यूमेंट, है ना? तो जो आपकी कलेक्शन होती है, आई थिंक वो आप टेबल को बोलते हो, एक जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, दैट इज़ द कलेक्शन, और कलेक्शन के कंबाइन को आप डेटाबेस बोलते हो। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है, जैसे लेट्स से मैंने ये एक बस टिकट का डेटाबेस बना रखा है। डेटाबेस हमेशा टेबल्स से बनता है, बहुत सारे टेबल्स को इकट्ठा करके हम अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं। और डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो टेबल्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो रो और कॉलम से बनते हैं। ये ना कुछ इश्यू है, ओपन नहीं होगा। मैं आपको एक दूसरा दिखा देती हूँ, लेट्स से टीपीसी इनवॉइस वाला। तो दीज़ आर ऑल डेटाबेसेस, एंड इन डेटाबेसेस के अंदर फर्दर अगर मैं ओपन करूँ तो दीज़ आर ऑल माय जो है डेटा प्लस उसके साथ कुछ क्लाइंट एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं। तो रो एंड कॉलम के साथ काम यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा डेटाबेस होता है। याद रखना है कि डेटाबेस हमेशा जो है हमारा, एक तो सबसे पहले ओपन कैसे करना है वो हो गया हमारे पास। ओपन करने के लिए लोकल होस्ट स्लैश php माय एडमिन है, या ज़ैम्प पे जाकर, ज़ैम्प कंट्रोल पे जाकर आप ओपन कर सकते हो डायरेक्ट। दूसरा, अगर आपने डेटाबेस ओपन किया है तो डेटाबेस जो है वो टेबल्स से बनता है, और टेबल हमेशा रो एंड कॉलम से बनते हैं। रो एंड कॉलम को कंबाइन करके टेबल बनते हैं, और टेबल्स को कंबाइन करके वी हैव अ डेटाबेस, डेटाबेस बनता है। तो सबसे पहले जब भी काम करना है तो अब वहाँ पे क्या होता है, नोड में हम मोंगोडीबी जब काम करते हैं तो हम पहले सारा स्कीमा बनाते हैं नोड के अंदर। स्कीमा बनाने के बाद एपीआई बनाते हैं। एपीआई बनाने के बाद जब एपीआई हिट करते हैं तब टेबल बनता है। ठीक है? बट पीएचपी में ऐसा नहीं होता। पीएचपी में आपको डेटाबेस पहले बनाना पड़ता है। डेटाबेस, डेटाबेस का टेबल, स्ट्रक्चर सब कुछ पहले बताना पड़ता है कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप डेटा एंटर कर सकते हो। अगर आपने डेटाबेस नहीं बनाया तो आपका वो जॉइन्स होते हैं। जो आपका सिलेबस है उसमें लास्ट टॉपिक जॉइन्स का है। वो जॉइन्स है। जैसे आप पॉपुलेट करते हो ना नोड के अंदर, पीएचपी में हम जॉइन करते हैं। ठीक है? तो अब हमें सबसे पहले ना डेटाबेस बनाना है। जब तक डेटाबेस नहीं बनेगा तब तक कोई चीज़ हमारी नहीं चलनी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा न्यू का, ठीक है? या साइड में मिल जाएगा न्यू, या आप क्या कर सकते हो, डेटाबेसेस में आ जाओ। यहाँ पे देखो डेटाबेसेस लिखा हुआ है, जब आप ऑन करोगे डेटाबेसेस, इस पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस मिल जाएगा। सबसे पहले आपने डेटाबेस बनाना है। अब डेटाबेस कैसे-कैसे बनेगा? तो अब अज़्यूम कर लो कि आप एक मान लो स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट बना रहे हो, या गूगल क्लासरूम जैसा कुछ भी बना रहे हो। उसमें टीचर आएँगे, टेबल आएँगे, मटीरियल आएगा, असाइनमेंट आएगा, वो हमारे हैं टेबल। टीचर एक टेबल है, स्टूडेंट एक टेबल है, मटीरियल एक टेबल है, असाइनमेंट एक टेबल है। उन सबको कंबाइन करके डेटाबेस बनता है। तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाया, मैंने सेम काम किया, मैंने उपकरण के नाम का डेटाबेस बना लिया। ये मैंने कर दिया क्रिएट, डेटाबेस बन गया। अब इस डेटाबेस में अगर मैं जाकर चेक करूँ, तो ये डेटाबेस में अभी कोई टेबल नहीं है, यही चीज़ वो बोल रहा है, कहता है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, आपके डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा, अगली चीज़ उसने यही बोली है कि आप टेबल नेम दो और नंबर ऑफ कॉलम्स दो। अब मैं ये स्ट्रक्चर आपको ना फिर से वीएस कोड में समझा देती हूँ। जैसे अब मान लो मैंने बोला मुझे स्टूडेंट का एक टेबल बनाना है। तो टेबल में क्या है, जैसे आप स्कीमा बनाते थे कि नेम आएगा, कॉन्टैक्ट आएगा, एड्रेस आएगा, वो सेम चीज़ यहाँ पे चलेगी, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला मुझे स्टूडेंट्स का बनाना है टेबल, तो हम इसमें नेम लेते हैं, हम इसमें लेट्स से एड्रेस गेट करवा लेते हैं स्टूडेंट का, हम उसका कॉन्टैक्ट गेट करवा लेते हैं, रोल नंबर गेट करवा लेते हैं, हम उसका जेंडर गेट करवा लेते हैं, फादर नेम गेट करवा लेते हैं। ऐसे हम मल्टीपल डेटा गेट करवा सकते हैं।
अब याद रखना नोड में जो आईडी होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है। आप आईडी लिखते नहीं हो, ऑटो जनरेटेड होती है। बट पीएचपी में हमें आईडी भी देनी पड़ती है और हर टेबल के साथ हमको आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि आईडी जो है वो हमारी यहाँ पे यूज़ होती है एज़ अ प्राइमरी की। आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो प्राइमरी की के लिए हम आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके अलावा याद करो आप हुँ। नहीं, नहीं वो सब इसमें नहीं होता, इसमें नहीं होगा। उसमें क्या होता है, उसमें आईडी आपकी कुछ भी एक आईडी आ जाती है स्ट्रिंग फॉर्मेट में अल्फ़ाबेट अल्फ़ान्यूमेरिक होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आईडी आप 1, 2, 3 की फॉर्म में इंक्रीमेंट करके बना सकते हो। ऐसा कोई मतलब फिक्स्ड नहीं है कि आईडी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे 1, 2, 3 की फॉर्मेट में सिंपल आईडी चलती रहती है हमारी। बस आईडी जो है वो यूनिक होती है, ठीक है? सो एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा इसमें भी हम क्रिएटेड ऐड बनाते हैं। जैसे आप नोड में बनाते थे कि डाटा हमने इस टाइम पे इस पर्टिकुलर टाइम पर हमने क्रिएट किया, ठीक है? अब इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए ना वही सेम है, वहाँ पे भी आप स्ट्रक्चर बताते थे कि ये स्ट्रिंग टाइप आने वाली है, इंटीजर आने वाली है, बूलियन आने वाली है, वैसे ही यहाँ पे काम करते हैं। तो याद रखना है आईडी हमेशा इंटीजर फॉर्मेट की होगी, नंबर फॉर्मेट की होगी, ठीक है? और आईडी को ना हमको हमेशा यहाँ पे यूनिक बताना पड़ेगा। बेसिकली ना आप आगे जाकर करोगे इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होता है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होती रहती है। अगर पहला डाटा जो एंटर हुआ वो 1 है तो अगला डाटा हमेशा 2 होगा, उससे अगला डाटा हमेशा 3 होगा। हमको जाकर आईडी की वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, आईडी खुद ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी। प्लस इसको हम साथ में बनाते हैं प्राइमरी की, वो मैंने पहले ही लिख दिया, हमें बताना पड़ता है कि आईडी हमारी क्या है प्राइमरी की है। ठीक है जी, सो एक ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए और वो हमारा हमेशा प्राइमरी की बनता है, होता क्या है वो हमारी आईडी होती है। अगली चीज़ नेम है, तो नेम तो हमें पता है स्ट्रिंग फॉर्मेट होगा, बट स्ट्रिंग को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं var_char की तरह, var_char बोलते हैं इसको हम। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना हमें हर एलिमेंट की लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है, नोड में ऐसा नहीं होता। नोड में क्या होता है आपने टाइप लिख दी स्ट्रिंग, आपने डिफ़ॉल्ट बता दिया क्या है, बात खत्म। बट यहाँ पे अगर आप इंटीजर दे रहे हो तो आपको इंटीजर बताना पड़ेगा कितने डिजिट्स का इंटीजर चाहिए, ठीक है? तो हम 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट ऐसे ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, हर चीज़ की ना डिफरेंट टाइप है। इंटीजर याद रखना इंटीजर 9 डिजिट्स तक के लिए वर्क करता है। 9 डिजिट्स नहीं होते, एक्चुअली इसकी ना एक वैल्यू होती है प्रॉपर वो मैक्सिमम 9 तक की होती है, -208 ऐसे बहुत लंबी-सी वैल्यू होती है, वो आपको भी मैं दिखा दूँगी। फिर हमारे पास ना अगर अब मान लो जैसे 9 डिजिट है, 9 डिजिट का मतलब क्या है कि 9 नंबर आएँगे, ठीक है? जैसे अगर मैं ये लिख देती हूँ कुछ 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 है, ये आ जाएँगे। पर अगर अब इसको मैं 10 कर दूँ, ये नहीं आएँगे, ये नहीं पॉसिबल। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो 10 डिजिट्स का होता है ना, फिर वो हम अपने डेटाबेस में स्टोर ही नहीं कर सकते। तो कॉन्टैक्ट को स्टोर करने के लिए अगली टाइप आती है व्हिच इज़ बिग इंटीजर। बिग इंटीजर जो है वो 20 डिजिट्स तक का डाटा जो है पिक कर सकता है। तो इस तरीके से होता है। एक टाइनी इंट भी होता है। टाइनी इंट जो है, टाइनी इंटीजर जो होता है वो बूलियन डेटा यूज़ करता है, केवल 4 बिट्स का डेटा वो लेता है, 4 डिजिट्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे अलग-अलग इसमें लेंथ होती है। बट अभी के लिए हम जो है आईडी के साथ काम कर रहे हैं, इंटीजर है जिसमें हम 8 की लेंथ दे सकते हैं। varchar जो है उसकी फिलहाल लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, 65335 कुछ ऐसी है इसकी लेंथ, एग्ज़ैक्ट मेरे को भी नंबर याद अभी मैं देख के बता दूँगी, या 65535 है या 6535 है। बट जब मैंने किया था ना स्टार्टिंग में तो वो 255 होता था। 255 मिनिमम लेंथ थी, अब बढ़ाकर इतनी कर दी है कि आप इतना डाटा एंटर कर सकते हो। फिर हम एड्रेस दे सकते हैं। नेम क्या हो गया, नेम स्ट्रिंग है, पर स्ट्रिंग को बोलना क्या है, हमने var_char बोलना है पीएचपी के अंदर, स्ट्रिंग नहीं बोलना। एड्रेस अब याद करो, एड्रेस के लिए फॉर्म में हम टेक्स्ट एरिया लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एड्रेस बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे एड्रेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टेक्स्ट का। लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज़ होता है। लॉन्ग टेक्स्ट को ना आपको लिमिट नहीं देनी पड़ती, जितना मर्ज़ी डेटा दे दो। जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिमिट दी है, इसमें कोई लिमिट नहीं देनी। कॉन्टैक्ट नंबर अभी बताया था, एक इंटीजर टाइप होती है, पर इंटीजर केवल 9 डिजिट लेगी और कॉन्टैक्ट 10 डिजिट का होता है, इसलिए उसको हमें बिग इंट के अंदर रखना पड़ेगा, बिग इंटीजर बनाना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से रोल नंबर है। अब रोल नंबर आपका अल्फ़ान्यूमेरिक भी हो सकता है, रोल नंबर आपका इंटीजर भी हो सकता है। हम इसको स्ट्रिंग ही रखते हैं, हमने बोला var_char है। एंड अगेन यहाँ पे बिग इंटीजर को भी लेंथ देनी पड़ेगी 10 और जो var_char है उसको भी लेंथ देनी पड़ेगी। कुछ भी आप लेंथ दे सकते हो, 10, 20, 30, मैंने 100 दे दी। ऐसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितनी मर्ज़ी इन बिटवीन दे सकते हो। जेंडर है वो भी वापस से हमारा var_char में आ जाएगा।
जेंडर को भी आप कुछ 20-30 डिजिट दे दो, बहुत है। फादर नेम है, अगेन varchar किसी का नेम है, 100 दे दो, बहुत है। 100 से ज़्यादा क्या ही होगा। क्रिएटेड ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं टाइम स्टैम्प। ये चीज़ आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी, डेट डेट के लिए आप यूज़ करते हो ना, टाइम स्टैम्प होता है, वही है। और इसको हम सेट कर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प पे। फिर आप करते हो ना टाइम स्टैम्प डॉट नाउ या डेट डॉट नाउ वाली चीज़, वही है। करंट टाइम स्टैम्प क्या करता है, जो करंट डेट होती है उसे गेट करता है, पर उसको हम यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प बोलते हैं। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। सबसे पहले कॉलम का नाम बताना पड़ता है, टेबल बनाने के लिए टेबल में कितने कॉलम है वो बताने हैं, टेबल का नाम बताना है। टेबल का नाम हो गया मेरा स्टूडेंट्स, फिर कॉलम का नाम बताना है, कॉलम के बाद हर नेम के साथ उसकी टाइप बतानी पड़ेगी, उसकी लेंथ बतानी पड़ेगी और फर्दर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बतानी पड़ती हैं। अब बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने टेबल का नाम तो पिक कर लिया था, व्हिच वाज़ स्टूडेंट्स। कितने कॉलम बनाने हैं वो बता दो। तो आप बाद में इसको चेंज कर सकते हो, बट मेरे पास एक आईडी है, एक नेम है, एक एड्रेस है, कॉन्टैक्ट 4, 5, 6, 7, 8 8 कॉलम है। तो मैं यहाँ पे 8 रख सकती हूँ, बट मैं नहीं रख रही। मैं यहाँ पे एक्चुअली एक और कॉलम बना रही हूँ स्टेटस के लिए। आपको पता ही होगा, आपने नोड में भी किया है, स्टेटस हम चेंज करते हैं, वही सेम चीज़ इधर भी चलेगी। तो मैंने यहाँ पे जितने भी कॉलम बनाने हैं, उनके अलावा 3 कॉलम एक्स्ट्रा हैं, आईडी, स्टेटस और क्रिएटेड ऐड। ये तो हर टेबल के साथ आएँगे ना, बाकी का जो मर्ज़ी बनाओ, बट आईडी, स्टेटस और क्रिएटेड ऐड आना ही आना है। तो 4, 4 8 हो गया और एक 9, 9 हमारे पास कॉलम हो गए, ये मैंने लिख दिया। क्रिएट पे क्लिक किया, ये मुझे यहाँ पे एक इस तरीके से शीट दे देगा प्रॉपर, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि हाँ, आपके पास किस टाइप का डाटा आने वाला है, क्या-क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आ गया नेम, बताओ कॉलम का अपने, फिर उसकी टाइप चूज़ करो, सारी टाइप्स यहाँ पे मेंशन्ड है और हर टाइप के अंदर कितना डाटा आ सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला था इंटीजर है, तो इंटीजर की अगर आप रेंज पढ़ोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 2147483648, मतलब ये 9-10 डिजिट्स ही ले रहा है, पर ये ले कहाँ तक रहा है? 2 तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9868 ऐसे शुरू होता है, तो वो 2 तक ही है मैक्सिमम, 2 के बाद 3 पे वो जाएगा ही नहीं या 9 पे वो जाएगा ही नहीं, तो वो प्रॉब्लम कर देगा। तो 4 बिट्स इंटीजर लेता है, वो इसमें आ जाती है रेंज। फिर अगर हम varchar की बात करें तो वो 65535 तक लेंथ लेता है। टेक्स्ट की भी यहाँ पे कुछ लेंथ फिक्स्ड है। डेट का यहाँ पे बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक की डेट ये पिक कर सकता है, कितने ईयर्स की डेट पिक कर सकता है। टाइनी इंट में जैसा मैंने बोला था 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स के बीच में रहता है, वो चीज़ आ जाएगी। स्मॉल इंट नहीं, नहीं याद नहीं रखने, ये तो आपको डेटाबेस में लिखा हुआ मिल रहा है। याद नहीं करने, बट varchar का पूछ लेते हैं। varchar इंटीजर और बिग इंट का आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी लेंथ या लिमिट कितनी है। तो याद रखना है बस इतना कि varchar में 6500 मतलब 65,535 है, उतना का याद कर लो, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इन सभी की अलग-अलग लिमिट है। नोड में नहीं होता ऐसा, नोड में आप केवल इंटीजर बताते हो, बट इसमें प्रॉपर आपको देखो 5 टाइप के इंटीजर मिल रहे हैं, सभी की अलग-अलग लेंथ है। ठीक है? डेसिमल, फ्लोट, डबल, रियल अलग-अलग डेटा टाइप्स हैं। डेट टाइम में भी डेट, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम ईयर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं डिफरेंट-डिफरेंट। तो बहुत कुछ है, मतलब अगर हम बात करें ना पीएचपी के अंदर या लारावेल के अंदर ना, तो बहुत ज़्यादा टाइप का डाटा मिलता है, बहुत ज़्यादा टाइप का, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बाइनरी है, वैर है, तो बहुत कुछ है। पर अभी जैसे हमने बेसिक से ही करना है तो हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले आईडी पे गए, आईडी की टाइप मैंने बोला था हम इंटीजर रखेंगे, लेंथ आप जितनी मर्ज़ी दे सकते हो, 9 दे दो, 8 दे दो, 7 दे दो, पर मैंने 5 दे दी। आप कुछ भी रख सकते हो, कंपल्शन नहीं है कि 5 ही देनी है, बट मैक्सिमम 9 तक आप दे सकते हो। मैंने 5 दे दी। उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या आ जाएगा डेटा, ये आप पीएचपी उसमें भी करते थे, नोड में भी करते थे। तो डिफ़ॉल्ट में ना एक है नन, नन मतलब कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? एक होता है नल, नल मतलब खाली, नल आपको पता है क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा ही हुआ है। एज़ डिफाइंड में क्या हो गया, एज़ डिफाइंड में अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पेंडिंग, तो डिफ़ॉल्ट क्या जाएगा, हर बार पेंडिंग जाएगा। या अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 जाएगा, ठीक है? ऐसे ही करंट टाइम स्टैम्प पे ये हम क्रिएटेड ऐड के लिए यूज़ करेंगे। फिलहाल नन ही रखेंगे इसको। कोलेशन से हमारा कोई काम नहीं होता, ये जस्ट असाई कोड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो इसको हम अब कभी यूज़ नहीं करते। अगला आ गया एट्रिब्यूट्स। एट्रिब्यूट्स में होता है कि बाइनरी है, अनसाइन्ड है, या आप टाइप बता सकते हो। अगेन मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया इसको। नल है या नहीं है, नल रखना है कि नहीं रखना, खाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते।
इंडेक्स में क्या है, कीज़ बताते हो, प्राइमरी है, यूनिक है, क्या है? जैसे ईमेल होती है, वो यूनिक होती है, तो वो बता सकते हो। प्राइमरी की क्या होती है, डुप्लीकेसी नहीं आने देती टेबल के अंदर, तो ये प्राइमरी की मैंने बोल दिया कि ये मेरी प्राइमरी की है। इसको मैंने कर दिया गो, कुछ भी और नहीं करना, बस प्राइमरी करके जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसको गो कर देना है। फिर ये लिखा हुआ है एआई। एआई की फुल फॉर्म होती है ऑटो इंक्रीमेंट, कि खुद से इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना, तो इसको मैंने कर दिया टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कमेंट्स का ऑप्शन है कि अगर आपको कमेंट्स देने हैं, वर्चुअलिटी का ऑप्शन है, मूव कॉलम का ऑप्शन है। मूव कॉलम में आपको कॉलम फर्स्ट, आफ्टर, बिफोर होता है कि फर्स्ट पे रखना है, पीछे रखना है, कहाँ रखना है, वो सब आप बता सकते हो। तो इतना बस है, मेन इसमें यही चीज़ें फिल होनी है। एक आपके कॉलम का नाम, उसकी टाइप, उसकी लेंथ, फिर अगर कोई उसको इंडेक्स देना है वो, और ऑटो इंक्रीमेंट रखना है या नहीं वो। अगला काम मैंने बोला कि मुझे नेक्स्ट बनाना है स्टूडेंट नेम के लिए, तो मैंने स्टूडेंट नेम का भी एक कॉलम बना दिया। अब एक चीज़ याद रखना, जब कॉलम बनाने हैं तो पीएचपी में ना हम ज़्यादातर इस तरीके से केस यूज़ करते हैं, स्नेक केस, अंडरस्कोर लगा-लगा कर काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं कैमल केस, ठीक है? तो पीएचपी में स्नेक केस यूज़ होता है, अगर स्टूडेंट नेम लिखना है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम लिखना है। स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं देनी, अंडरस्कोर लगा सकते हो, हाइफ़न लगा सकते हो, बट हम ज़्यादा अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट नेम है, उसकी टाइप हमेशा वैरचर आएगी, स्ट्रिंग आएगी, लेंथ आप दे दो 100, 200, 50, मैंने 100 दे दिया। डिफ़ॉल्ट में फिर कुछ नहीं जाना, तो इसको हमने खाली छोड़ दिया। अब एक प्राइमरी की होती है टेबल में, वो पहले से बन गई, उसके अलावा इंडेक्स या ऑटो इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम क्या ही इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट तो हम नंबर को कर सकते हैं। ईमेल दे दिया अगला, मैंने कहा स्टूडेंट का ईमेल फिल करना है। ईमेल फिर से varchar होता है। ईमेल की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 100 हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं देना, पर अब ईमेल को मैं फिर से इंडेक्स दे रही हूँ। ईमेल मैं चाहती हूँ हमेशा यूनिक आए, ठीक है? यूनिक होना चाहिए। अब देखो फ़र्क क्या आ रहा है। वहाँ पर नोड में क्या होता है, जब वैलिडेशन लगाते हो ना, तो आप नोड जब एपीआई हिट होती है तब वैलिडेशन लगाते हो। पीएचपी में हम डेटाबेस पे वैलिडेशन लगा लेते हैं कि डेटाबेस में पहले से हो जाए कि यूनिक है, तो यूनिक ही रहे, वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री आए ही ना। बाद में चेक लगाने से बेटर है हमने डेटाबेस में ही चेक लगा दिया। तो ये डिफरेंस यहाँ पर पड़ता है। अगली चीज़ क्या है, हमने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया। अब पासवर्ड फिर से क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो varchar, लेंथ 100 से 100 भी बहुत है, 50 लिख दो बहुत है, इससे बड़ा पासवर्ड किसी का क्या ही होगा। नल पासवर्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, नल नहीं रखना, यूनिक भी नहीं होता, हो सकता है 2 लोगों के पासवर्ड सेम हो, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद मैंने बोला अगली चीज़ कि मेरे को एड्रेस भी फिल करवाना है। अब एड्रेस जो है, जैसे मैंने बोला, आप चाहो तो varchar भी रख सकते हो, पर हम इसको रखेंगे लॉन्ग टेक्स्ट। एड्रेस को लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है जितना मर्ज़ी टेक्स्ट डाल दो। इसके बाद अब हो सकता है किसी पर्सन ने अपना एड्रेस नहीं लिखना अभी, या अभी नहीं देना चाहता कोई अपना एड्रेस, तो आप इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट नल कर सकते हो। एक ऑप्शन देखो, जैसे ही यहाँ नल किया ये अपने आप ही टिक हो गया। अगर मैं मान लो नन करती हूँ, यहाँ पे टिक हटाना पड़ेगा, बट वैसे अगर आप नल करोगे तो साथ में टिक हो जाएगा। तो आप एड्रेस दे सकते हो, नल रख सकते हो उसको। बाकी कंपल्शन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको कैसा स्कीमा बनाना है उसके ऊपर। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास है। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। तो कॉन्टैक्ट नंबर अगर इंटीजर दूँगी तो 10 डिजिट्स नहीं लिख पाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर को जो है बिग इंट दिया है, और बिग इंट को लेंथ दे दी मैंने 10। उसके बाद में मैंने बोला चलो एक स्टेटस बना लेते हैं। स्टेटस बना लिया, स्टेटस को यहाँ पे आकर आप दे सकते हो। अगेन अलग-अलग आप टाइप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टेटस को दे दिया varchar, क्योंकि है तो स्ट्रिंग ही है, 50 की लेंथ दे दी। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला स्टेटस हमेशा एक्टिव रहेगा, तो ये बताने के लिए मैंने लिखा एज़ डिफाइंड मतलब जो मैं डिफाइन कर रही हूँ, और मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इसको एक्टिव डिफाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम दे सकते हैं क्रिएटेड ऐड, तो मैंने क्रिएटेड ऐड दे दिया, या इसमें एक जेंडर भी था तो जेंडर दे देते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया जेंडर। जेंडर फिर से varchar में आएगा, लेंथ आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने 50 दे दी। लास्ट क्रिएटेड एट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, और क्रिएटेड एट याद रखना हमेशा टाइम स्टैम्प लगता है इसमें, टाइम स्टैम्प सेंड करोगे आप। लेंथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और नन की जगह करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प मतलब जिस टाइम पे वो एंट्री हुई, वो वाला टाइम स्टोर होगा। डेट डॉट नाउ की तरह वर्क करता है। तो ये हमारे पास हमारा जो है स्कीमा बन गया। मेन इसमें नेम टाइप, लेंथ और डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। इंडेक्स केवल वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे प्राइमरी की या यूनिक बनानी है, और ऑटो इंक्रीमेंट केवल आईडी के लिए होगा, उसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं होगा।
नोड के अंदर जब आप आईडी बनाते हो तो आप डॉलर आईडी लिखते हो, पीएचपी में ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल आईडी लिख दोगे चलेगा। इतना करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। आपने एक बार जब सेव किया तो ये आपका देखो डेटाबेस के अंदर बनकर आ गया टेबल। यहाँ पे आप ब्राउज़ कर सकते हो, दिस इज़ योर टेबल। अलग-अलग ऊपर ऑप्शन है, ब्राउज़, स्ट्रक्चर, सीक्वल, ये वो बहुत कुछ। एक बार सारा समझ लेते हैं, तो सबसे पहले डेटाबेस पे गए, दिस इज़ द डेटाबेस, जितने भी टेबल होंगे बनकर यहाँ पे आएँगे। टेबल को ब्राउज़ कर सकते हो, देख सकते हो कि टेबल में क्या-क्या पड़ा है। टेबल की स्ट्रक्चर देख सकते हो कि कौन किस टाइप का है, कितनी लेंथ ले रहा है। सर्च कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, टेबल को एम्प्टी खाली कर सकते हो, टेबल को ड्रॉप ड्रॉप मतलब डिलीट कर सकते हो। टेबल के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स पे जब मैंने क्लिक किया, तो टेबल में देखो सबसे पहला आया ब्राउज़। अभी मैंने कुछ नहीं किया हुआ, तो केवल रो एक आ रही है और उसमें केवल कॉलम के नाम आ रहे हैं। जब आप यहाँ पे सारा डाटा लिखोगे, एक-एक करके डाटा एंटर करोगे तो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी। स्ट्रक्चर में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आपको टेबल की सारी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आपको 2 टाइप की कीज़ दिख रही होंगी, एक गोल्डन है और एक सिल्वर है। गोल्डन है प्राइमरी की और सिल्वर होती है हमारी फॉरेन की। अब इसके बिहाफ़ पे भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में क्या डिफ़रेंस है? या यूनिक की में क्या डिफ़रेंस है और प्राइमरी की में क्या डिफ़रेंस है? तो ये थ्योरेटिकली पढ़ लेना। यूनिक क्या है कि हमारे पूरे टेबल में यूनिक रहेगी, पर आप एक से ज़्यादा कीज़ को यूनिक बना सकते हो। जैसे मैंने ईमेल को यूनिक बनाया, मैं कॉन्टैक्ट को भी यूनिक बना सकती हूँ। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होती है, मतलब अगर आईडी प्राइमरी की है, तो अब मैं किसी और चीज़ को प्राइमरी की नहीं बना सकती। इसके अलावा नेम यहाँ पे आ रहा है, टाइप आ रही है, उनकी लेंथ आ रही है, फिर कोलेशन एट्रीब्यूट से हमारा कोई काम नहीं है, डिफ़ॉल्ट नल है या नहीं। देखो जहाँ नल है वहाँ पे येस आएगा, क्या डिफ़ॉल्ट में दे रखा है वो आएगा, जैसे एक्टिव दिया था, नल दिया था, टाइम स्टैम्प दिया था, ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है वो आ गया। उसके साथ ही चेंज, ड्रॉप और मोर मोर का ऑप्शन है। चेंज में जाकर आप अपनी किसी भी की को चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज करनी है, जैसे मैंने 6 करनी है, सेव किया, आईडी की लेंथ मेरे पास यहाँ पे 6 होकर आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहती हूँ, मैं किसी भी चीज़ को ड्रॉप कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला मुझे जेंडर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूँगी, ओके किया तो मेरा जेंडर की जो है वो डिलीट हो जाएगी। मोर में आप किसी भी और की को यूनिक बना सकते हो, जैसे मैंने बोला मुझे फ़ोन नंबर को यूनिक बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। अब अगर आप देखोगे तो आपके टेबल में ईमेल और कॉन्टैक्ट दोनों क्या बन चुके हैं हमारे पास यूनिक बन चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे आपको चेक कॉल का ऑप्शन मिलता है, सभी को सिलेक्ट करके इकट्ठा भी चेंज कर सकते हो। फिर अगर मान लो मुझे एक एक्स्ट्रा कोई कॉलम बनाना है, लेट्स से स्टूडेंट नेम के बाद मुझे उसका रोल नंबर बनाना है और ईमेल से पहले मैं चाहती हूँ रोल नंबर आए, तो आपने यहाँ पे डाल देना कितने कॉलम चाहिए, उसके बाद कहाँ पे चाहिए। मुझे ईमेल के पहले चाहिए तो मतलब स्टूडेंट नेम के बाद बनाना पड़ेगा, गो कर दिया, गो करा, सेम वैसा स्ट्रक्चर मिल गया, मैंने बोला रोल नंबर, इंट टाइप का आएगा, कितनी लेंथ का आएगा, मैंने बोल दिया 5 लेंथ का आएगा और इसको मैंने कर दिया सेव। तो मेरे पास अगर स्ट्रक्चर में जाकर अब मैं चेक करूँ तो देखो रोल नंबर भी मेरा स्टूडेंट नेम के बाद ऐड हो गया। तो दिस इज़ योर डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले जब भी डेटाबेस बनाओगे, तो यहाँ पे डेटाबेसेस से जाकर न्यू डेटाबेस बनाना है। फिर उस डेटाबेस के अंदर जाकर आपने अपना टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद टेबल के कॉलम्स बनाने हैं एंड आपका टेबल बन जाएगा। वापस से अब देखो एक डेटाबेस में एक टेबल बना लिया और बनाने हैं तो नीचे टेबल नेम देकर नंबर ऑफ कॉलम बताकर आप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अब टेबल में हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, सीधा डेटाबेस के साथ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता मोंगोज़ में होती है, नहीं होती, बट रिएक्ट के सॉरी पीएचपी में आप कर सकते हो। सो इसमें होती है, चलो ठीक है फिर अच्छी बात है। तो मैंने की नहीं क्योंकि वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, अब मैंने यहाँ पर गई मैं, इसमें देखो स्ट्रक्चर हमने कर लिया, ब्राउज़ कर लिया। ब्राउज़ में था क्या डाटा आ रहा है, स्ट्रक्चर मतलब आपने जितने कॉलम बनाए उनकी स्ट्रक्चर क्या है। यहीं पे आपको एक ना सीक्वल का ऑप्शन मिल रहा है। सीक्वल आपने शायद अपनी डिग्री में पढ़ा होगा, मायसीक्वल के साथ ही होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पढ़ी होगी, है ना? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, क्वेरीज़ होती हैं डिफरेंट डिफरेंट जो आपको याद करनी पड़ेंगी। बेसिक थोड़ी-थोड़ी क्वेरीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी क्रेड के लिए। वो आज आपको मैं लिख कर दे दूँगी तो आपको याद करनी पड़ेंगी, बेसिक बेसिक ही हैं। इतना मतलब कुछ टफ नहीं है, मैं बता ही देती हूँ। तो सबसे पहले 1 सेकंड रुकना, मैं ना